हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति। नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे। हमने शुरू किया था मिशन IBPS और उसी को आगे लेकर चल रहे हैं, जिसमें सीरीज निकाली थी एरर डिटेक्शन की, ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा रूल्स याद हो जाए और आपको पूरे पूरे लेसन्स क्रैम करने नहीं पड़े। राइट, तो उसी सीरीज का पार्ट नंबर 3 लेकर मैं हाजिर हूं फिर से आपके सामने। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, अब नहीं भारी इंग्लिश की तैयारी। इसे मन में रख लीजिए और इसे हमेशा दोहराइए, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि इंग्लिश इजी है तो फिर इंग्लिश इजी होकर ही रहेगी सर। ठीक, चलिए तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि एरर डिटेक्शन में एक सेंटेंस होगा, उसके 4 पार्ट्स होंगे, उसमें से किसी एक पार्ट में कोई गलती देखने को मिल सकती है, और अगर नहीं है तो आपका 5वां ऑप्शन वही दोबारा नो एरर का होगा। राइट, तो ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, और ये आ गया भाई टाइमर। टाइमर के साथ करने से एक फायदा मिलेगा आपको कि आपको एग्जाम में जल्दी पढ़कर सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी, और इसी की रिक्वायरमेंट भी है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फुटबॉल इज अ वेरी फेमस स्पोर्ट अमंग द यूथ, बट द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड इन फुटबॉल आर जनरली स्मॉल। जल्दी से सोचिए क्या एरर हो सकती है भाई। ओके, ठीक है, टाइमर खत्म। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उसने कहा कि फुटबॉल जो है वो बहुत फेमस स्पोर्ट है, किसके बीच में? जो यंग लोग हैं उनके बीच में। द यूथ मतलब एक पूरे ग्रुप को ये इंडिकेट कर रहा है। बट द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, लेकिन वो लोग जो कि फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं आर जनरली स्मॉल, वो काफी कम है। ठीक है, तो चलिए, इसने कहा है कि पार्ट 4 में एरर है। उन लोगों को बधाई जिन्होंने कहा था कि भाई पार्ट 4 में ही एरर होगा, उनकी तैयारी तो पक्का से अच्छी है और बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। क्या एरर है तो फिर ये भी बता दीजिए भाई। देखिए, एरर ये है कि आर नहीं आएगा, यहां पर इज आएगा। क्यों आएगा मैम? जाहिर सी बात है, कोई भी आपको आंसर दे तो फिर आप उसको सिर्फ उसके आंसर पर मत मान लीजिए, आप उससे तर्क कीजिए, उससे रीजन मांगिए। राइट, तो इसका रीजन है, रूल कहता है कि, क्या कहता है याद कर लीजिए, द नंबर ऑफ पूरी इंग्लिश में जब भी कभी भी देखने के लिए मिलेगा, कभी भी, तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल कभी नहीं होगा। मैम हमने देखा है, हमें ऐसा कुछ याद आ रहा है कि प्लूरल होता है, कुछ ऐसा हमें कंफ्यूजन है। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर वो होता है अ नंबर ऑफ का रूल। अगर आ नंबर ऑफ लिखा हो तो उसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर नहीं होता है। ये 2 रूल हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर चाहते हैं तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, द नंबर ऑफ, है ना, यानी कि जो टोटल लोग हैं ये लिखा हुआ है, देखिए द नंबर ऑफ, तो इसलिए द नंबर ऑफ के साथ आने वाले जितने भी वर्ब हैं तो वो उसकी हेल्पिंग वर्ब जब भी कभी भी यूज करेगा तो सिंगुलर में यूज करिएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज मत कीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और टाइमर आपका स्टार्ट होता है इसके लिए। क्या कह रहा है मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। एज पर द RBI गाइडलाइंस, द बैंकर्स एसोसिएशन हैज सबमिटेड अ मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। पढ़ लिया, एरर ढूंढ पाए। इफ यस तो अच्छी बात है, चेक करते हैं। तो उसने कहा है कि पार्ट 4, भाई कंग्रेचुलेशन जिन्होंने कहा है पार्ट 4। क्या है? देखिए बहुत सिंपल सी एरर थी, यहां पर देयर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? इट्स आएगा। यानी कि ये जो एरर थी वो प्रोनाउन की थी, प्लूरल प्रोनाउन नहीं, सिंगुलर पर्सन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है। क्यों हुआ है मैम? रीजनिंग हमेशा लागू रहती है, जरूर पूछा कीजिए। राइट, क्यूरियस बनिए। तो रीजन ये है बिकॉज द बैंकर्स एसोसिएशन, यानी कि जो बैंकर्स का एक पूरा एसोसिएशन है, जो पूरा एक उनका संगठन है, इज अ कलेक्टिव नाउन, वो एक कलेक्टिव नाउन है और इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। राइट, एसोसिएशन तो एक ही है ना,
संगठनों तो नहीं कहा ना, बैंकर्स का संगठनों तो नहीं है ना, बैंकर्स का क्या है, संगठन है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए उसके साथ आने वाला प्रोनाउन भी कैसा होगा भाई, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा है, राइट? नहीं समझ में आ रहा है तो कहां डाउट हो रहा है और क्या डाउट हो रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़कर आंसर देना है भाई, आपकी हेल्प के लिए मैं पढ़ देती हूं। इट वॉज अ सरप्राइज चेकिंग, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वर प्रेजेंट इन द स्कूल एंड फाउंड द प्रिंसिपल एब्सेंट। ठीक है, अब जितने लोगों ने इसका आंसर दे दिया है उनके लिए आंसर है पार्ट 2 में, आंसर दे चुके थे और यही आपका आंसर था, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, कीप इट अप। ठीक, क्या एरर है भाई, देखिए एरर ये है पार्ट 2 में कि लिखा है ये यहां पर वर प्रेजेंट, लेकिन वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, वर की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। क्यों आएगा मैम, दोबारा वही क्वेश्चन, क्योंकि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो है यहां पर एक ही व्यक्ति है और उसने क्या कर रखा है, 2 पोस्ट संभाल रखी हैं, एक ही व्यक्ति ने 2 पोस्ट संभाल रखी हैं। मैम कैसे पता चला आपको, ऐसे पता चला कि रूल कहता है, क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से कॉपी और पेन लेकर बैठिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक? जब एक आर्टिकल 2 नाउन्स को क्वालिफाई करता है, जब एक आर्टिकल 2 नाउन्स को क्वालिफाई करता है तब वो दोनों के दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को इंगित करते हैं। मैम ये बहुत एकदम हिंदी में हो गया, कुछ समझ में नहीं आया, ओके ठीक है, आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। यहां पर लिखा है द, एक बार यूज हुआ द, मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, दोनों ही नाउन है, दोनों ही पोस्ट के नाम है और दोनों से पहले एक ही आर्टिकल लगा है ना, तो ये दोनों पर्सन एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जो है वो एक ही इंसान है, 2 अलग अलग इंसान नहीं है। अच्छा, तो मैम ये अलग अलग कब होंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये कब अलग अलग है? ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि अगर यहां पर लिखा होता द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, है ना, अगर ऐसे लिखा होता तो 2 अलग अलग आर्टिकल जब 2 अलग अलग नाउन्स को क्वालिफाई करते तो फिर वो दोनों अलग व्यक्ति होते या 2 अलग बातें होती, है ना। इसलिए एक सिंगुलर आर्टिकल है, यानी कि एक सिंगुलर व्यक्ति है जिसने 2 पोस्ट को होल्ड किया हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ब नहीं आ सकता, क्या आएगा, वॉज आएगा। जब एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, प्लूरल तो नहीं आएगी ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंटेक्स का रूल है, कुछ लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, हम तो कहते हैं सर छोटी सी बात है, आर्टिकल में समझ लीजिए, कहीं कुछ और समझने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, किसका है किसका नहीं, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट है, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का। Everybody is praising Suresh and his mother says that Suresh is one of the wisest men, if not the wisest man in the world. सुना होगा ये स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा या फिर पढ़ा होगा। ओके, कमिंग बैक, आंसर है पार्ट 3 में। भाई कितने लोगों ने पार्ट 3 चूज किया था, उनको तो मैंने कंग्रेचुलेशंस, राइट। पार्ट 3 है, उसमें क्या एरर है कि देखिए जो वाइजेस्ट मैन लिखा है ना, वाइजेस्ट मैन, MAN मैन, इसकी जगह आएगा वाइजेस्ट MEN मैन। मैम क्यों आएगा? रीजन है कि वन ऑफ के स्ट्रक्चर के साथ जब भी कभी भी एडजेक्टिव आए, वन ऑफ के स्ट्रक्चर के साथ जब भी कभी भी एडजेक्टिव आए तो आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। MAN मैन का प्लूरल MANS मैंस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, MEN मैन होता है। पता था, बहुत अच्छी बात है, बेसिक सी बात है। नहीं पता था तो आज जान लीजिए, ठीक। तो इसलिए ये वन ऑफ के साथ एडजेक्टिव आया वाइजेस्ट, तो उसके साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट।
India-Japan relations have traditionally been strong and the agricultural cooperation between India and Japan have increased significantly. क्या एरर है? मिल पाई? ठीक है, कमिंग बैक। आंसर है पार्ट 4 में। आपने चूज कर लिया था तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि मैंने चूज किया था और मेरा सही निकला। ठीक है, तो पार्ट 4 में क्या है? हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली लिखा है, लेकिन हैव नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह क्या आएगा? हैज आएगा। क्यों आएगा मैम? रीजन है भाई, रीजन ये है बिकॉज द सब्जेक्ट इज एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? कृषि की फील्ड में, यानी कि एग्रीकल्चर की फील्ड में कोऑपरेशन, जो सहयोग है, कृषि की फील्ड में जो सहयोग है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, राइट? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। कई बार लोग इसे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, हमें लगता है, इस वजह से हम वर्ब को सेलेक्ट करने में, सिंगुलर या प्लूरल करने में गड़बड़ कर जाते हैं, प्लूरल समझते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब को सही मानते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, भारत और जापान के बीच में जो कृषि से संबंधित सहयोग है, हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, वह काफी हद तक बड़ा है, राइट? इसलिए यहां पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि काफी बड़े हैं नहीं, काफी बड़ा है ना? सुनने में भी देखिए अटपटा लगता है, तो ऐसे भी पता चलता है। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ। टाइमर में सॉल्व करने से बस एक फायदा होता है, आपको क्वेश्चंस को जल्दी पढ़कर जल्दी सॉल्व करने की आदत पड़ जाती है। क्या है? कंसीडरिंग द इंक्रीज्ड crime rate in India, my mother forbade my sister to go to theater at night. जी हाँ, एरर कहां है? मल्टीपल एरर भी हो सकती है, ढूंढकर बताइएगा। देखिए, पहले तो एरर है यहां पर पार्ट 1 में, कंसीडरिंग द इंक्रीज्ड क्राइम रेट होगा, क्राइम रेट नहीं होगा। तो एक तो एरर है पार्ट 1 में, है ना? द नहीं लगेगा। कंसीडरिंग द इंक्रीज्ड क्राइम रेट, मैम क्यों नहीं लगेगा द? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है ना? तो सिंपली क्राइम रेट एक नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो बीच में इस वक्त आर्टिकल की जरूरत नहीं है। इंक्रीज्ड क्राइम रेट, बढ़ते हुए क्राइम रेट को देखते हुए भारत में मेरी मदर ने मना किया, फॉरबेड किया मेरी सिस्टर को रात में थिएटर जाने से, है ना? तो यहां पर क्या लिखा है? गो टू थिएटर। तो थर्ड पार्ट में एरर है, यहां पर गो टू थिएटर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? गो टू द थिएटर होगा। यानी कि एरर यहां पर 2 पार्ट में थी, एक तो फर्स्ट पार्ट में, दूसरा थर्ड पार्ट में। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक? अब क्या है रूल? रूल ये है कि कुछ फ्रेजेस इंग्लिश में ऐसी होती हैं जो अपने बीच में द लेती हैं, जिनको लिखते समय हमेशा उनके बीच में द आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे गो टू द थिएटर, गो टू द सिनेमा या गो टू द जू। इस तरह की कुछ फ्रेजेस होती हैं। हम एक सेशन जरूर लाएंगे जहां पर आपको आर्टिकल्स को क्लियर करके बताएंगे कि कहां कहां द आता है, कहां कहां द की जरूरत नहीं होती है, उसको ओमिट करना पड़ता है, राइट? ऐसा भी एक सेशन जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, taking a glass of juice, he went to the gym and started performing the exercises without any further delay. यानी कि जूस पीते हुए वो जिम चला गया और वहां पर उसने बिना किसी देरी के एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी, राइट? एरर मिल चुका है, तो बताइए कहां? पार्ट 1 में, राइट? अगर आपका आंसर पार्ट 1 था, आप चूज कर चुके थे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा मैम मेरे अब तक
इतने क्वेश्चंस में से सबके सब ठीक है, यानी कि आपने अभी इस सेशन में 7 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, मेरे 7 आउट ऑफ 7 है। जरूर कमेंट करिएगा 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7। अगर नहीं है तो क्या कमी रह रही है वो सोचने की जरूरत है, राइट? ठीक है, तो क्या है, पार्ट 1 में एरर है, टेकिंग अ ग्लास ऑफ जूस इज रॉन्ग, यानी कि टेकिंग अ ग्लास ऑफ जूस इज रॉन्ग, यानी कि ग्लास जूस पीते हुए, एक ग्लास जूस पीते हुए वो जिम चला गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, देखिए इसको ठीक करके पहले जान लीजिए क्या लिखेंगे। देखिए इसको कहने के 2 तरीके हैं। आफ्टर टेकिंग अ ग्लास ऑफ जूस, या तो ऐसे बोलिए कि एक ग्लास जूस पीने के बाद, या फिर अगर आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो वहां पर आफ्टर का कम यूज कर कर उसे बोलते हैं हैविंग टेकन अ ग्लास ऑफ जूस। इसका भी वही मतलब है कि एक ग्लास जूस पीने के बाद, राइट? ठीक, क्यों होगा ऐसा मैम? ऐसा इस वजह से होगा कि रूल कहता है कि, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, या मैं बोल रही हूं तो उसको अच्छे से समझिए। क्या कि जब भी कभी भी 2 एक्शंस एक के बाद एक हो रहे होते हैं, एक्शंस टेक प्लेस वन अनदर आफ्टर अनदर, द फर्स्ट एक्शन शुड बी रिटन एज, पहले एक्शन को हमेशा कैसे लिखना चाहिए? जब कभी भी 2 एक्शन एक के बाद एक हो रहे हो तो पहले एक्शन को या तो आफ्टर से स्टार्ट करके लिखिए, है ना, या तो आफ्टर से स्टार्ट करके लिखिए, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल होता है उससे स्टार्ट करके लिखिए, हैविंग प्लस फर्स्ट एक्शन अपनी थर्ड फॉर्म में, हैविंग टेकन अ ग्लास ऑफ जूस, या हैविंग टेकन रेस्ट फॉर सम टाइम, हैविंग प्लस V3, जो भी काम हो रहा हो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखिए, या तो हैविंग के साथ, जिसे कुछ लोग जानते हैं कि भाई परफेक्ट पार्टिसिपल में कहते हैं, नहीं जानते तो डोंट वरी, हम वर्ब का सेशन जरूर लाएंगे जहां पर आपको जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, हर चीज के बारे में डीपली बताएंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से। नहीं तो अभी ये सीख लीजिए कि जब 2 काम, जैसे ग्लास का एक ग्लास जूस पीने के बाद वो जिम चला गया, तो पहले जिम में जूस पिया और उसके बाद वो जिम चला गया, है ना? तो 2 काम जब एक के बाद एक होते हैं तो पहले काम को या तो आप आफ्टर के साथ बोलिए ING लगाकर, राइट? और अगर नहीं बोलते ऐसे तो फिर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आप उस चीज को बोल सकते हैं, राइट? ठीक था तो भाई बधाई, नहीं ठीक था तो कोई बात नहीं, सीख तो रहे हैं, सीखते सीखते ही सीखेंगे ना, एकदम से तो कोई स्मार्ट और हीरो नहीं बन जाएगा ना, या कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो जाएगा ना, हम सीखते हैं और ऐसे ही सीखते हैं, और इसीलिए ये सेशन है कि हम और ज्यादा सीखें, राइट? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। भाई वो क्या कह रहा है, जितने लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है वो सोच रहे होंगे कि अभी क्वेश्चन तो 8 ही हुए हैं लेकिन 38 पे कैसे? नेवर माइंड, सीरीज चल रही है, पार्ट 1 और 2 आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ओके, देखिए, जॉर्ज सडनली बम्प इनटू नैटली, यानी कि जॉर्ज अचानक से एक दिन नेटली से मिल गया, बिना किसी प्लान के एक्सीडेंटली उससे मिल गया, एंड बिकेम क्वाइट शॉक, और उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हुआ। आफ्टर आस्किंग सेवरल टाइम्स, और कई बार पूछने के बाद उसने बताया, ही रिप्लाइड दैट ही हैड गॉन टू द चर्च, कि वो चर्च गया था, टू ऑफर प्रेयर, प्रेयर करने के लिए वो कहाँ गया था? चर्च गया था। अपनी दोस्त को देखकर, नेटली को देखकर अचानक से वो एकदम से शॉक हो गया था। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या है भाई? पार्ट 3 में एरर है। क्या एरर है? रिमूव द बिफोर चर्च, चर्च से पहले जो द लिखा है इसे रिमूव करना है, यानी कि दैट ही हैड गॉन टू चर्च होगा। क्यों होगा मैम, ऐसे क्यों होगा? ठीक, तो इसका आंसर है, जब कभी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, या फिर इसे आप जेल भी कहते हैं, राइट? जेल, चर्च, ये सब जितनी भी जगह हैं, राइट, जब ये जगह अपना प्राइमरी पर्पस सॉल्व करती हैं, प्राइमरी पर्पस सॉल्व करती हैं, मतलब जैसे स्कूल क्यों बना है? पढ़ने के लिए, राइट? प्रिजन क्यों बनी है? जेलियों, मतलब कैदियों के लिए, है ना? और चर्च क्यों है? पूजा पाठ करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, है ना? तो जब ये सब जगह अपना प्राइमरी पर्पस सॉल्व करती हैं, उसी काम के लिए यूज होती हैं जिनके लिए वो बनी हैं, तो इनसे पहले हमेशा द नहीं लगाया जाता है, कभी भी इनसे पहले दा नहीं लगेगा। अगर किसी और चीज के लिए यूज हो रही है तो फिर इनसे पहले दा लगेगा। जैसे चर्च में किसी की शादी है
है ना, तो ये चर्च का प्राइमरी पर्पस नहीं है, तब आप यहां पर दा लगा सकते हैं। आई एम गोइंग टू द चर्च टू अटेंड माई फ्रेंड्स वेडिंग। ठीक, आई एम गोइंग टू द प्रिजन टू मीट माई फ्रेंड, मैं जेल में जा रहा हूं क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड है वो एक्टिविस्ट है और वो इस वक्त जेल में बंद है, तब आप वहां पे द जेल या फिर द प्रिजन बोल सकते हैं, क्योंकि ये उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है। आप कह दिए नहीं है, आप तो अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, इसलिए तब आप वहां पर द लगा सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत छोटा सा है, जल्दी से बताइए। कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और फिर हम बोलते हैं कि वो सिली मिस्टेक कर दी, तो उससे बचने के लिए इसकी भी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाते हैं। विल नॉट रमन हैव बीन वेटिंग फॉर यू एट हिज ऑफिस सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से रमन तुम्हारा अपने ऑफिस में इंतजार नहीं कर रहा होगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी एरर थी, पार्ट 1 में थी। विल नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? वोंट आएगा, वोंट आएगा, विल नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैम? अब ये तो शॉर्ट फॉर्म थी, हम नहीं बोलना चाह रहे शॉर्ट फॉर्म में। नहीं, देखिए एक जनरल सी बात है, एक जनरल सा तरीका है इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने का। जब भी कभी भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है विल नॉट या शैल नॉट से। सिंपल विल या शैल की बात होती तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अगर विल नॉट या शैल नॉट से स्टार्ट होता है तो विल नॉट को वोंट और शैल नॉट को शेंट लिखकर आप अपनी बात को कहेंगे तो ज्यादा ठीक मानी जाएगी। आरआरबी में ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा चुके हैं और एसएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में कई बार पूछे हैं, एरर में भी पूछे हैं, और ध्यान रखिएगा इस तरह की चीजें क्लोज टेस्ट में भी दी गई थी। तो इस चीज की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पता होना चाहिए हमें, सिर्फ बड़ी बातें नहीं, छोटी भी जानना उतनी ही इंपॉर्टेंट है ना। सुना है ना, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। आपको जब कपड़े सिलने होंगे तो सुई की जरूरत पड़ेगी, वहां पे तलवार नहीं चलेगी, राइट। तो इसलिए ये रूल भी याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। जल्दी पढ़ने की आदत डालिए, अच्छा हो। The weird fact is that the students sitting next to you studied here for 5 years, but they have never created any trouble. ठीक है, आ जाते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है पार्ट 2 में। कितने लोगों ने कहा था पार्ट 2? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट 1 कर दीजिएगा कि मैम मैंने पार्ट 2 ही कहा था। क्या है पार्ट 2 भाई? हैव स्टडीड आएगा, स्टडीड नहीं आएगा, यानी कि लिखा है नेक्स्ट टू यू हैव स्टडीड होगा, स्टडीड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब रूल क्या है? ये रूल तो नहीं, ये तो बात है ना, ये तो रीजन है। रूल ये कहता है कि आपको कैसे पता चलेगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां पर टाइम जरूर आएगा, वो टाइम को इंडिकेट करता है। तो जब टाइम की बात आ जाए तो आपको अपने सेंटेंस को या तो प्रेजेंट या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कहना पड़ता है, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कहना पड़ता है, या फिर कैसे या फिर खाली परफेक्ट में कहना पड़ता है। तो इसलिए ये आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, क्योंकि लिखा है ना द वियर्ड फैक्ट इज है, प्रेजेंट है, इतना तो पक्का हो गया। अब टाइम आ गया तो इतना भी पक्का हो गया कि परफेक्ट है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसलिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब भी कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, कोई और फॉर्म नहीं लगती। और हैज या हैव आते हैं, प्रेजेंट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज या हैव। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए यहां पर हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और YouTube पर अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी और भी सीरीज आएगी।
4th, 5th, अभी सीरीज बहुत सारी आ रही है, तो उन सब के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। A philogynist is a person who is loving women, but a misogynist is a person who hates women. सिंपल सी बात। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी याद हो गए। क्या है? फिलोजिनिस्ट वो पर्सन होता है जो वुमेन से लाइक करता है, उसको पसंद करता है, और जो मिसोजिनिस्ट होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो वुमेन को हेट करता है। लीजिए यहां पर आपको आरआरबी के लिए और एसएससी के लिए दोनों के लिए एक और काम हो गया, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी याद हो गए। क्या? फिलोजिनिस्ट और मिसोजिनिस्ट। ठीक, आंसर चेक करते हैं। आंसर है कि पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 यानी कि ये पार्ट इज लविंग लिखा है, इज लविंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा? लव्स होगा। इज लविंग नहीं होगा बल्कि लव्स होगा। क्यों होगा लव्स? क्योंकि लव और हेट ये 2 वर्ब और ऐसे बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो आपके इमोशंस को प्रकट करते हैं, आपकी भावनाओं को प्रकट करते हैं। और ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब कभी भी वर्ब्स ऑफ इमोशंस की बात होती है तो कभी भी वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, इसलिए लविंग नहीं होगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के मन में ये डाउट जरूर आएगा, मैम हमने ना मैगडी में पढ़ा था आई एम लविंग इट, तो वो क्या है? देखिए, वो किसी भी एक कंपनी का अपना कैची स्लोगन हो सकता है, राइट? आपकी पढ़ते एकदम से नजर में आ जाए और आप उसको जल्दी से याद कर लें, आपके मन में बैठ जाए, आई एम लविंग इट गाना बनता है ना, तो वो इजी होता है इसलिए उसको सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके बेस पर ग्रामर नहीं चलता, राइट? इसलिए वर्ब ऑफ सेंसेशंस को, वर्ब्स ऑफ इमोशंस को हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखना, याद रखिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला सवाल टाइमर के साथ पढ़ना शुरू कीजिए, और कुछ लोगों ने तो सॉल्व भी कर दिया होगा। कितने मार्क्स आ गए अब तक जरूर बता दीजिए। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब तक कितने मार्क्स आ चुके हैं आपके? आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी जेंटली एंड केप्ट इट इन द अलमीरा केयरफुली। टाइमर भी गया। ओके, चलिए आ जाते हैं आंसर की तरफ। आंसर यानी कि एरर है पार्ट 3 में। क्या एरर है? मैम यहां पर कैप्ट लिखा है, कैप्ट नहीं होगा, कीप होगा। भाई कुदोस जिन्होंने कहा था कि पार्ट 3 में एरर है और सही एरर भी चूज की थी, कुदोस। क्या एरर है? एरर ये है कि ये जो कंप्लीट सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पता चला? देखिए, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि तुम उठाओ बॉक्स ऑफ ज्वेलरी को ठीक से, आराम से और रख दो, है ना, और रख दो। इसलिए कैप्ट नहीं होगा, कीप होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में। अलमीरा में, अलमारी में, ध्यान से, राइट? चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, दिस इज नॉट सच अ मैसिव सेटबैक which cannot be solved with some efforts. सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। एक तो देखिए, मैसिव क्या होता है? मैसिव होता है बिग, इनॉर्मस। मैसिव होता है बिग, इनॉर्मस या फिर ह्यूज, है ना, ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा सेटबैक होता है वही इशू या जिसे आप कहते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई, यानी कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो कि कुछ कोशिश करके ठीक ना की जा सके। मैं एक बात भी बता देती हूँ यहाँ पर बात करते करते कि ऐसी तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जो थोड़े से एफर्ट्स करके सॉल्व नहीं की जा सकती, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं वापस। अब आंसर है पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 में एरर है। क्या एरर है? एज लगेगा, विच नहीं लगेगा, यानी कि जो विच है यहाँ पर विच नहीं लगकर एज लगेगा। क्यों लगेगा? रीजन है सच के साथ या तो दैट लगता है या फिर एज लगता है।
एक रूल की सीरीज है जिसमें आपको बताते हैं कि सो के साथ या तो एज लगता है या तो दैट लगता है। एज लगता है सो के साथ जब वर्क क्लियर नहीं होता, और सो के साथ दैट तब लगता है जब वर्क क्लियर होता है। इसी तरह से यहाँ पर सच की बात हो रही है, यहाँ पर विच नहीं लगेगा क्योंकि या तो उसके साथ दैट लगता है या तो उसके साथ एज लगता है, तो यहाँ पे लगेगा एज। ऐसी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि एज जैसे कि सॉल्व ना की जाए कुछ एफर्ट्स लगा के, राइट। यानी कि IBPS, RRB और SSC CPO इतने भी बड़े एग्जाम नहीं है कि थोड़ी पढ़ाई करके निकाले नहीं जा सकते, क्रैक नहीं किए जा सकते, ध्यान रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला सवाल। और अगला सवाल भी क्या है, टाइमर नहीं लग पाएगा भाई इसमें, लग भी सकता है। Most of the Indians are dying from hunger, but the system seems to turn a blind eye of such brutal verity. यानी कि हिंदी में अनुवाद करके बता देती हूँ, कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे उन्हें समझने में परेशानी है, तो सुनिए। बहुत सारे अधिकांश जो भारतीय हैं वो भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है, हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी व्यवस्था है, सीम्स टू टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है ऑफ सच ब्रूटल वेरिटी। इतनी कड़वी और इतनी हार्श सच्चाई को, तथ्य को वो क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है सिरे से, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो है वो भूखमरी से आज भी मर रहे हैं। आंसर है पार्ट 2 में। मैं बिना चीटिंग किए बताया ना, चीटिंग तो नहीं की थी ना, ठीक है। अगर बताया था बिना चीटिंग किए तो कुदोस, ठीक। क्या है, पार्ट 2 में है डाई ऑफ होगा, यानी कि डाइंग ऑफ होगा, डाइंग फ्रॉम नहीं होगा। जिन्हें पता है इसका रीजन भी एक बार मेंशन कर दीजिए कि मैम आई न्यू इट, मुझे पता था। जिन्हें नहीं पता है जान लीजिए कि डाई के साथ ऑफ लगता है जब कोई व्यक्ति या तो भूखमरी से मरता है या तो बीमारी से मरता है, डाई ऑफ हंगर और डाई ऑफ डिजीज। लेकिन डाई के साथ फ्रॉम लगता है कब, जब कोई बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, ओवर ड्रिंकिंग से मरता है तो फ्रॉम, या फिर फूड पॉइजनिंग से मरता है फ्रॉम, और कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करने की वजह से भी मर जाते हैं भाई, वो भी डाइंग फ्रॉम होते हैं, वो भी डाई ऑफ नहीं होते। ध्यान रखिएगा, रूल है, नोट है। मैं तो कहती हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ऐसा है ना कि एकदम जब एग्जाम में जा रहे होंगे तो उससे 1 मिनट पहले पढ़ जाइएगा, हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए, क्यों, बल्कि 100% मिल सकता है, ठीक। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या कह रहा है, टाइमर के साथ सॉल्व करने की आदत बहुत अच्छी आदत है। अनुष्का टोल्ड मी दैट दिस लैपटॉप इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट वी सॉ ऑनलाइन येस्टरडे। अनुष्का ने मुझे बताया कि, क्या बताया भाई, कि ये लैपटॉप जो है वो बेहतर है उस लैपटॉप से जो कि हमने कल ऑनलाइन देखा था। कहां एरर हो सकती है, निकाल लिया था, ठीक है, चेक करते हैं। एरर है पार्ट 2 में, क्या है, बेटर, कंपैरेटिवली गुड इंस्टेड ऑफ कंपैरेटिवली बेटर। ओके, यानी कि कंपैरेटिवली बेटर आप नहीं बोल सकते। एक तो आपको यहां से कंपैरेटिवली काटना पड़ेगा, या तो आप ऐसे बोलिए दिस लैपटॉप इज बेटर देन दैट लैपटॉप। ये लैपटॉप उस लैपटॉप से बेहतर है, या तो ऐसे बोलिए। कंपैरिजन हो रहा है ना दो चीजों के बीच में, तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी तो फिर लिखा हुआ नहीं आएगा कंपैरेटिवली। इन केस आप लिखना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाकर बोलिए। तो आप इस बात को 2 तरीके से कह सकते हैं, दिस लैपटॉप इज बेटर देन दैट लैपटॉप, या फिर दिस लैपटॉप इज कंपैरेटिवली गुड देन दैट लैपटॉप। यानी कि जब कंपैरिजन करते हैं तो ये बेटर है ना। कंपैरेटिवली जब भी कभी भी लिखते हैं, मैं बता देती हूं, नोट कर लीजिए, कंपैरेटिवली जब भी कभी भी लिखेंगे तो उसके साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव ही डिग्री आती है, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, क्योंकि कंपैरेटिवली तो खुद ही लिखा हुआ है ना वहां पे, ठीक है। यही बात नीचे गई है, बिकॉज वी यूज अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आफ्टर कंपैरेटिवली
वर्ड लिख के बाद हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव ही डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, किसी और डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं आया तो जो डाउट है वो पूछ लीजिए। मैं फिर से कहूंगी, पूछते रहिए, पूछने से हम ज्यादा सीख पाते हैं। राइट? सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, भाई उनको भी तो हक है सीखने का और कुछ नया जानने का। राइट? और अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू एंड टिल देन कार्पेडियम।